क्या आप जानते हैं कि शुगर अब लाइलाज बीमारी नहीं रही। दवाई के बगैर भी इसका इलाज किया जा सकता है। अपने रोज़मर्रा के मामलात को किस तरह बेहतर किया जाए कि शुगर ख़त्म हो जाए जड़ से ही, इसके क्या नुकसानात होते हैं और अर्ली सिम्टम्स क्या होती हैं, कैसे पता चलता है कि आपको शुगर है या नहीं है। आज सारी तफसीलात इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम तलहा अशरफ है और आज मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद मकसूद मौजूद हैं जो कि फ़िज़िशियन कंसल्टेंट भी हैं। उनसे मुकम्मल इस बारे में तफसीलात जानते हैं। सर बताइएगा कि शुगर का मर्ज़ है क्या, होती किसको है ये? जी बिल्कुल। शुगर जो है ना एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें शुगर का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो शुगर जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड में शुगर जाती है। जब शुगर एक ज़्यादा रेंज से ऊपर जाना शुरू होती है तो उसको जो है वो यूटिलाइजेशन बॉडी करती है इंसुलिन रिलीज़ करने के बाद। तो ये ख़ास लिमिट से ऊपर नहीं जाती शुगर नॉर्मल पॉपुलेशन में। लेकिन जब ये मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से शुगर ब्लड के अंदर खाली पेट 126 से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और खाने के 2 घंटे के बाद 200 से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम शुगर कहते हैं। अच्छा सर बताइएगा कि तसव्वुर ये किया जाता है कि शुगर एक लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन ही नहीं है, तो क्या इसका इलाज मुमकिन है, ख़त्म हो सकती है किसी को? जी बिल्कुल, जो है ना वो बिल्कुल यही समझा जाता है कि शुगर जिसको एक दफ़ा हो जाती है तो वो उसको सारी ज़िंदगी फ़ेस करनी पड़ती है। तो तकरीबन ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी जो है ना वो कंडीशंस हैं जिसमें ये पेशेंट बग़ैर मेडिसिन के और बग़ैर कुछ किए रिवर्स कर सकते हैं। जी बिल्कुल, थोड़े काफ़ी देर से सुनने में भी चीज़ें आती हैं कि अगर रोज़मर्रा के मामलात ठीक किए जाएँ और कुछ क्या जड़ी बूटियाँ या कुछ इस तरीके की तरफ जाना चाहिए, या फिर सिर्फ रोज़मर्रा के मामलात ठीक करके क्या किया जाए कि जिसकी वजह से शुगर को कंट्रोल किया? जी बिल्कुल, जो है ना ऐसा कोई टोटका इस्तेमाल करने की इसमें बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। इसमें सिर्फ सिंपल सा एक फार्मूला है कि लाइफ़स्टाइल जो है ना वो आपने मॉडिफ़ाई करना है। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में बहुत सी चीज़ें आती हैं। जो सबसे पहला स्टेप है कि पेशेंट अपना बीएमआई कैलकुलेट करें। बीएमआई का मतलब होता है कि आपने कैलकुलेट करना होता है अपने वेट को और हाइट को, और उसको आप जब तकसीम करते हैं कैलकुलेटर से, अगर उसका जवाब 23.5 से ऊपर है तो एशियन में ओवरवेट हैं, और अगर 28 या 30 से ऊपर चला जाए तो उसका मतलब है कि आप ओबेसिटी मोटापे का शिकार हैं। तो जिन लोगों को शुगर होती है, जिनकी बीएमआई मोर दैन 30 है, 30 से ज़्यादा है, या 23.5 और 30 के इन बिटवीन है, तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, बच सकते हैं शुगर से, अपना वेट कम करके। वेट उन्होंने बीएमआई अपना 23.5 से नीचे लेके आना है। वो कैसे लेके आना है, उसके जो है ना नंबर 1 वॉक करना है डेली। नंबर 2 कैलोरीज़, अपनी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिनकी ऑफिस जॉब है या मामूली एक्टिविटी है जिनकी, उनकी एवरेज कैलोरीज 1200 है। तो वो कैलोरीज अगर 1800 से 2000 ले रहा है तो अपनी कैलोरी पहले जो है ना वो 400 रिड्यूस करे पहले स्टेप में, उसके 2 से 4 हफ्ते के बाद 400 में फर्दर रिड्यूस करके 1200 तक उसको कैलोरीज को ले आए। और इसके अलावा बाकी कार्बोहाइड्रेट जो है ना उनकी मकदार जो है ना वो कम करे, खाना पीना। फैट्स जो चिकनाई है उनको भी कट डाउन करे, रिड्यूस करे। और इसके अलावा प्रोटीन का भी जो है ना वो एडिक्वेट इस्तेमाल करे, 100 to 150 ग्राम तक डेली। तो इस खुराक के साथ और आपनी जो है ना आप वज़न को कम मेंटेन कर सकते हैं। तो कैलोरी आप बड़ा जो है ना वो, जैसे मैंने कहा कि कैलोरी कैसे हमने कैलकुलेट करनी है, उसका बड़ा सिंपल तरीका है कि आप 2 से 3 दिन की जो प्रीवियस डाइटें आपने ली हैं उनका 24 घंटे का आप सारा डाटा लिखें सामने, और कैलोरी कैलकुलेटर है एप्लीकेशन, आप जाके डाउनलोड कर के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें जैसे आपने 24 घंटे में 1 रोटी खाई है, 1 अंडा खाया, 1 चाय पी है नाश्ते में, तो ये तकरीबन 350 कैलोरीज बनती है। फिर आपने लंच किया है तो उसमें 1 प्लेट चावलों की खाई है, 1 गोश्त बोटी खाई है, इसके अलावा 1 आपने जो है ना वो कोक पी ली है, तो ये तकरीबन 600 650 कैलोरीज बनती है, तो 900 होगी। इसी तरह आपने 1 बिस्कुट खाया तो वो भी 40 से 60 कैलोरीज है। 1 खजूर खाई है बड़े, उसकी भी 90 से 100 कैलोरीज होती है। तो इसी तरह जो भी चीज़ें आपने खाई हैं वो सारी कैलकुलेटर में डालेंगे
तो वो आपको एट द एंड बता देगा कि आपने जो एवरेज हमने देखा है लोग 200 कैलोरीज ले रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट 1200 है। तो ये तमाम कैलोरीज जो है ना वो फ़ैट की शक्ल में लिवर में डिपॉजिट होती हैं, लिवर से मेटाबॉलिज्म होके वो फिर आस्ता आस्ता जो है ना वो फ़ैट्स की शक्ल में विसरा अबडामन उसके इर्द गिर्द फ़ैट की शक्ल में इकट्ठी हो जाती हैं जो फर्दर ओबेसिटी करती हैं, और उस ओबेसिटी की वजह से फर्दर फिर जो है ना वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है तो उसकी वजह से शुगर जो हमारे जिस्म में उसकी मकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। इंसुलिन लबलबा फिर ज़्यादा पैदा करता है उस मकदार को पूरा करने के लिए, तो आस्ता आस्ता लबलबा जो है ना वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन की वजह से एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उससे फिर शुगर आस्ता आस्ता मज़ीद ख़राब होना शुरू होती है। फिर मरीज़ को दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। फिर बाज़ दफ़ा अगर बिल्कुल जो है ना वो पेशेंट का वेट वैसे ही बढ़ता रहे और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती रहे, पेशेंट की वज़न बढ़ता रहे, तो फिर उसको इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंसुलिन अब लबलबा एग्जॉस्ट हो गया, वो बीटा सेल प्रोड्यूस नहीं कर रहे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जिनको शुगर हो गई है तो वो कैसे उसको टैकल करें, ये सारी चीज़ें देख के मतलब कि कई बार एक ट्रॉमा बन जाता है, उनको कहा जाता है अब शुगर हो गई है, अब तो ज़िंदगी ख़त्म है, कुछ इस तरह से। तो क्या उनको क्या आप कहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल कोई मायूसी वाली बात इसमें नहीं है। शुगर जिसको हो गई है तो बड़े अच्छे तरीके से हम जो है ना उसको बग़ैर मेडिसिन के इनिशियल स्टेजेस में 3 से 5 साल तो आराम से पेशेंट कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से। लाइफस्टाइल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो वॉक है, आधा घंटा डेली, आधा घंटा वॉक करे। और इसके अलावा अपनी डाइटरी रिक्वायरमेंट जो बेकरी की ख़ास तौर पे चीज़ें हैं, जैसे जो है वो बिस्कुट हैं, बर्फ़ी, मठियाई, रसगुल्ले, ये बोतलें हैं, इसके अलावा जो चीनी की बनी हुई तमाम चीज़ें हैं, सिंथेटिक चीज़ें हैं, गुड़ है, शक्कर, जाम, जेली, शहद, गंडेरियाँ, गन्ने, कस्टर्ड वगैरह, ये सब चीज़ें बंद कर दे तो उससे इंशाल्लाह उसको जो भी आर्टिफिशियल शुगर क्रिएट करें। अच्छा सर बताइएगा, कुछ लोग डाइट के चक्कर में कमज़ोर भी हो जाते हैं, तो ये बताइएगा कि अगर वो कम खाएं तो अपनी जो उनकी प्रोटीन है या उनके जो विटामिन्स हैं और जो मिनरल्स हैं जो उन्हें एसेंशियल चाहिए, सादा ज़ुबान में बता दें वो क्या क्या चीज़ दिन में खा लें तो उनकी वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ज़ाहिर है कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन में कुछ चीज़ें जो है ना वो पेशेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आने के चांसेस हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं, और कई मरीज़ आते हैं हमारे पास। तो उसमें जो है ना सबसे पहले तो ये है कि कोई एक्स्ट्रा मिनरल्स है, एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा मैग्नीशियम, इस तरह की चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के आजकल बहुत से फेसबुक पे ऐड चल रहे हैं कि मैग्नीशियम लेने से पेशेंट ठीक हो जाता है। तो हमारी तमाम जो डाइट्स हैं उसमें तमाम किस्म के मिनरल्स हैं, विटामिन्स और तमाम चीज़ें जो है ना वो मौजूद हैं जो कि बॉडी के लिए एसेंशियल हैं। जैसे कि हम सुबह नाश्ता करते हैं तो एग लेते हैं, उसके अंदर बहुत सी कैल्शियम है, उस प्रोटीन है और भी बहुत से मिनरल्स हैं, और साथ हम ब्रेड लेते हैं तो उसमें भी हमें एडिक्वेट जो है ना वो मिल जाते हैं, अमाइनो एसिड वगैरह, मल्टीविटामिन्स मौजूद होते हैं। इसके बाद हम फ्रूट्स लेते हैं, जैसे आजकल अमरूद हैं, सेब हैं, आड़ू है, गरमा है, ये सारी चीज़ें, ये भी इनके अंदर भी बहुत से जो एंटीऑक्सीडेंट हैं और बहुत से जो है ना मिनरल मौजूद होते हैं जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा हम डेली पेशेंट को कहते हैं प्रोटीन लेने से भी उसकी बहुत सी जो है ना वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है ना वो दूर हो जाएंगी। इसके अलावा भी अगर कोई पेशेंट जो है ना उसको हम जो है ना वो अखरोट हैं, बादाम है, ये इससे लेने से कैल्शियम, मैग्नीशियम और ट्रेस एलिमेंट, जिंक, वो सारे इसमें मौजूद होते हैं। 5 से 7 दाने बादाम के डेली ले सकते हैं, 2 से 3 अखरोट की गिरियाँ खा सकता है, उससे भी उसकी तमाम जो है ना वो डेफिशिएंसीज पूरी हो जाएंगी मल्टीविटामिन्स की। तो ये तमाम चीज़ें, अगर फिर भी कुछ ऐसे पेशेंट हैं जैसे वो कुछ चीज़ें नहीं ले सकते तो उनको हम कोई भी अच्छा सा मल्टीविटामिन दे सकते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिकली कोई कैल्शियम या इस तरह का मैग्नीशियम या इस तरह का देने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। सर मुझे बताइएगा कि अर्ली सिम्टम्स क्या होती हैं, अगर किसी को शुगर होने जा रही है तो वो आपकी बॉडी में क्या चेंज दिखाती है जिसकी वजह से एक नए बंदे को जिसको शुगर नहीं है उसे पता चल सके कि मुझे शुगर होने जा रही है? जी बिल्कुल, इसमें बाज़ मरीज़ तो बिल्कुल बग़ैर सिम्टम के प्रेजेंट कर जाते हैं। दूसरा, इसकी जो कॉमन सिम्टम है
उसमें वज़न का कम होना है बग़ैर किसी वजह के। दूसरा जो है ना, रात को यूरिन का बार बार आना है या सुबह को बार बार यूरिन का आना है, मुंह का खुशक होना है। इसके अलावा जिस्म पे फोड़े फिंसियाँ बनने के अमल जो है ना वो बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है, ज़ख़म बन रहे हैं, ज़ख़म बार बार ठीक नहीं हो रहे या लंबा अरसा ले रहे हैं ठीक होने में। इसके अलावा जो है ना यूरिन की इन्फेक्शन हो गई है या पेशेंट को जो है ना वो बार बार कोई स्किन की इन्फेक्शनें हो रही हैं, अंगूठों पे इन्फेक्शन हो रही है बार बार, तो ये जिसकी जो है ना वो कॉमन। या बाद मरीज़ बीपी तेज़ होता है तो हमारे पास आते हैं बीपी तेज़ है, जब हम चेक करते हैं तो शुगर भी तेज़ होती है उनकी। तो ये इनकी जो है ना वो कॉमन सिम्टम्स हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा शुगर की वजह से अगर कंट्रोल ना की जाए तो क्या क्या फेस करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, शुगर जो है ना कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है? इतनी बातें हम जो शुगर के बारे में क्यों कर रहे हैं, इतनी परेशानी क्यों है, इतना ज़्यादा क्यों मीडिया पे इसकी हाइप है, एजुकेशन की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इतना महंगा सारा कुछ करने का क्या मकसद है? तो इसके पीछे मकसद हमारा ये है कि अगर ब्लड शुगर जो है ना वो अब नॉर्मल रहेगी कॉन्टीन्यूसली, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी शुगर 200 से ज़्यादा रह रही है, तो उसकी वजह से उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो शरीयाने हैं उनकी एंडोथीलियम डैमेज होना शुरू हो जाती है। उस एंडोथीलियम को डैमेज होने की वजह से जो आर्गन होते हैं हमारे वो मुतासर होते हैं, जिसमें से दो तरह के आर्गन होते हैं। ऐसे आर्गन हैं कि जो छोटी शरीयानें होती हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें जो बड़ी शरीयानें होती हैं। छोटी शरीयानों वाले जो है ना उनमें आँखें शामिल हैं, आँखों का डैमेज, गुर्दे शामिल हैं, गुर्दे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा जो असाब हैं, न्यूरॉन्स हैं हमारे, वो बात मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। न्यूरो पे हाथ पाँव जलना शुरू हो जाते हैं, पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, फिर पाँव में ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसके अलावा बड़ी जो शरीयानें हैं वो भी मुतासर होती हैं, वो पहले भी हो सकती हैं, बाद में भी हो सकती हैं। उसमें दिमाग की शरीयानें बंद होने से फालज, एक साइड की कमज़ोरी हो जाती है, दिल के अटैक हो सकते हैं। इसके अलावा बड़ी जो शरीयानें हैं हमारी टांगों की, पेरिफेरल आर्टीरियल लंग डिज़ीज़ जो है वो हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को जो है ना वो चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है, टांगें ठंडी रहना शुरू हो जाती हैं और थोड़ा सा चलने से टांग में शदीद दर्द होती है। आस्ता आस्ता फिर जो है ना वो आराम करने की सूरत में भी, बैठने की सूरत में भी दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा सर, अगर शुगर कंट्रोल किया जाता है तो इन चीज़ों से बच सकते हैं, सारी चीज़ों से? जी बिल्कुल, आप क्योंकि शुगर कंट्रोल करने के बाद हमारा 60 to 70% रिस्क ऑफ ये तमाम कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस हो जाता है अगर हम कम कर दें तो इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है बॉडी पे शुगर कंट्रोल करने के बाद। ठीक है सर, लास्ट पे मुझे बताइएगा कोई केस आपके पास आया हो जो मतलब उसे शुगर हो लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया हो शुगर के बाद, कोई ये इंटरेस्टिंग केस या कोई इससे? बहुत से मरीज़ ऐसे आते हैं जिनको शुरू में शुगर होती है, वो वेट रिड्यूस करते हैं तो HbA1c उनकी 10 तक गई होती है, तो जब बाद में हम कराते हैं तो 4.5 पौने 5 तक आ जाती है। लेकिन उसके पीछे उनकी लगन होती है, मेहनत होती है और लाइफस्टाइल इंटर मॉडिफिकेशन होती है। वज़न जो है ना वो सिग्निफिकेंट जो उसका आइडियल वेट है वो अचीव करते हैं, तो फिर जाके जो है ना वो शुगर रिवर्स हो जाती है। अब बग़ैर दवाई के, बग़ैर कोई टोटका इस्तेमाल करने के बहुत से पेशेंट ऐसे मौजूद हैं जिनका जो है ना वो शुगर भी ठीक हो जाता है, मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन लाइफस्टाइल वो मॉडिफाई करने से कर लेते हैं मैनेज। लाइफस्टाइल को बेहतर करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने आज पूरी वीडियो में तफसील जानी कि आपको अगर शुगर होने जा रही है तो क्या जो अर्ली सिम्टम्स हैं तो वो क्या होंगी, अगर शुगर हो गई है तो उसको टैकल कैसे करना है आपने, बग़ैर दवाई के इलाज कैसे किया जाएगा, अपनी डेली रूटीन को कैसे बेहतर किया जाएगा ताकि जो शुगर है उससे बचा जा सके, और ये भी जाना कि अगर शुगर हो जाती है और आप कंट्रोल नहीं करते तो क्या क्या नताइज देखने को मिल सकते हैं। अपने मेज़बान तलहा अशरफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।